Hello and welcome back, audit students. I am your audit teacher and I'm back with a very interesting topic of audit, which is audit risk. So today we are going to learn about what is audit risk and how it can be identified, and what are the solutions or suggestions or recommendations by the auditor to the management. So before starting the video, I would like to request you all to please subscribe this channel and share it with your friends as well. Thank you. So coming back to the topic, our topic is audit risk. First of all, हम ये discuss करेंगे कि that what is the purpose of audit. As I have told you in the previous videos that ऑडिट का पर्पज़ हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि या तो हम ऑडिट रिस्क को बिल्कुल ख़त्म कर दें या एटलीस्ट हम उसको मिनिमाइज़ करें, इस हद तक मिनिमाइज़ कर दें कि वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाए, ठीक है, वो मटीरियलिटी में जाके अवॉइड हो सके, ठीक है. सो द पर्पज़ ऑफ ऑडिट इज़ टू मिटिगेट और मिनिमाइज द ऑडिट रिस्क. Now the word has come in the purpose of audit is audit risk. Now we will define what is audit risk. It is a risk of expressing the wrong audit opinion when the financial statements are materially misstated. So it means कि actual में financial statements जो हैं वो materially misstated हैं. उनके अंदर एक ऐसा amount है, एक material amount है जो misstate हुआ है, जो गलत हुआ लिखा हुआ है. Either it is because of fraud और error, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है. अभी जस्ट हम ये देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर कुछ चीज़ें गलत रिकॉर्ड हुई हैं, बट हमारी ओपिनियन की वजह से या अकॉर्डिंग टू आर यानी कि ऑडिटर्स ओपिनियन हमने ये एक्सप्रेस कर दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, ठीक है. सो दिस इज़ द ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क हमारे पास ये है कि हमने किसी भी रीज़न की वजह से जो अपनी ओपिनियन है वो हमने ये दे दिया है कि जी बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक ओपिनियन दे रही हैं, व्यू दे रही हैं, जबकि एक्चुअली में वो मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, ठीक है. या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड ना हो, बट हमारी ओपिनियन ये हो कि हाँ जी वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही या दे रही हैं, ठीक है जी. सो दिस इज़ ऑडिट रिस्क. Going to the next slide is what are the types of audit risk. Audit risk की हमारे पास जो मेन दो टाइप्स होते हैं, नंबर वन इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट, नंबर टू इज डिटेक्शन रिस्क, ओके. और इन्हीं दो जो टाइप्स हैं लाइक मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्वल हमारे पास हमेशा ऑडिट रिस्क आता है कि कितने परसेंट या कितना हमारे पास रिस्क है. So going to the next slide is what is detection risk. अभी मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिस्क की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है. उन दो टाइप्स में हमारे पास एक टाइप जो है वो डिटेक्शन रिस्क की है. सो व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? एज we can understand from the word detection risk is detection, कि हमने कुछ डिटेक्ट करने में गलती कर दी है. अब डिटेक्ट कौन कर रहा है? डिटेक्ट ऑडिटर कर रहा है. तो ऑडिटर के थ्रू या ऑडिटर की वजह से जो रिस्क पैदा होता है ऑडिट रिस्क में, उसको हम डिटेक्शन रिस्क कहते हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द रिस्क इज आइदर रॉन्ग और नॉट इनफ, ठीक है. सो बेसिकली हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, हमसे मुराद है ऑडिटर, ठीक है. ऑडिटर जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो उसको मिटिगेट करने के लिए कर रहा है, चाहे वो उसको मिनिमाइज करने के लिए कर रहा है, बट वो जो प्रोसेस है हमारा वो गलत है, जो प्रोसीजर है वो गलत है. अब डिटेक्शन रिस्क जो है वो दो टाइप का हो सकता है, यानी कि एक ऑडिटर से दो तरह से मिस्टेक्स हो सकती हैं. नंबर वन इज सैम्पलिंग रिस्क. पहला सबसे बेहतरीन और सबसे आसान जो हमारे पास है वो है सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव फॉर होल पॉपुलेशन, कि हमने जो सैम्पल सेलेक्ट किया है इट इज़ एक्चुअली नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, ठीक है. या तो सैम्पल साइज छोटा है, ठीक है, या फिर हमने
सिर्फ एक ही ग्रुप में से हमने सैंपल उठा लिया है, बाकी किसी ग्रुप को पॉपुलेशन में हमने मेंशन ही नहीं किया, रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो फिर हम कैसे उसके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं? ठीक है। सो बेसिकली सैम्पलिंग रिस्क में ये होता है कि सैंपल जो हमने चूज़ किया है या तो वो गलत चूज़ किया है या इट इज़ नॉट इनफ और वट एवर। ठीक है। नंबर सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में डायरेक्टली हम प्रोसीजर्स गलत अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अभी हमने जो ऑडिटर के या ऑडिट के जो प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं वो प्रोसीजर्स हम गलत अप्लाई कर रहे हैं। इन केस में भी हम ये हो सकता है कि लाइक हमने कोई इन्वेंट्री के लिए हमने कोई प्रोसीजर उसको देखना है, उसको काउंट करने के लिए कुछ, तो एक्चुअली वो उसको काउंट करने के लिए नहीं है, वो तो उसकी वेरिफिकेशन या उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए था, बट हमने वो उसकी काउंटिंग या हमने किसी और चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया, तो बेसिकली वो रॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, वो हमारा नॉन सैम्पलिंग रिस्क में आ जाएगा, डिटेक्शन रिस्क। हाउ टू अवॉइड डिटेक्शन रिस्क, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, 5 बेसिक तरीके हैं जिससे एक ऑडिटर जो है वो डिटेक्शन रिस्क को अवॉइड कर सकता है। नंबर 1 इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये है कि ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट आएगी, उसका एक्सपीरियंस आएगा, उसकी क्वालिफिकेशन आएगी, वो कितना प्रोफेशनल है। लाइक वो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा उसको उतना ज़्यादा उस फ्रॉड या उस मिस स्टेटमेंट के बारे में या उस रिस्क के बारे में वो जज कर सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। ओके। नंबर सेकेंड इज़ मोर सुपरविजन, कि आप अपने ऑब्वियसली अब एक बंदा सारे प्रोसीजर्स को नहीं करता, वो ऑडिटर नहीं कर सकता, तो ऑडिटर क्या करता है, वो फर्दर टीम्स बना देता है कि इन्वेंट्री के लिए ये टीम है, रिसीवेबल्स के लिए ये टीम है, इस तरह से। तो आपने या बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग एन सीनियर आपने उनको खुद सुपरवाइज करना है, आपने टाइमली उनको देखते रहना है कि वो किस तरह से प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। ऑब्वियसली जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ होगा तो आपके पास डिटेक्शन रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आप इजीली सही चीज़ को डिटेक्ट करेंगे इन अ सही वे। मोर ऑडिट प्रोसीजर्स, आप उसके ऊपर अगर आपको कोई एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा डाउटफुल लग रही है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहा है, तो आप उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दें। रिस्की कोई भी चीज़ या कोई भी आइटम एक ऑडिट में इस तरह से हो सकता है कि मे बी उसकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी ना हो, पास्ट हिस्ट्री में उसी से रिलेटेड पहले भी आपके पास जो फ्रॉड्स हैं या जो इस तरह के एरर्स हैं वो आ चुके हैं, तो फिर आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने चाहिए कि पहले भी मैनेजमेंट को इसके ऊपर काम करना ठीक नहीं आया था, तो हो सकता है अभी भी वो मिस्टेक जो है रिपीट हो रही हो। ठीक है। उसके बाद है मेकिंग चेंजेस टू नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मे बी हम ऑडिटर की टाइमिंग्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके या उसका एक्सटेंट यानी कि किस एक्सटेंट का हम ऑडिट कर रहे हैं, कितने हम प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उसकी नेचर को चेंज करके हम अवॉइड कर सकते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब हमारे पास जो उसकी सेकंड टाइप थी किसकी, ऑडिट रिस्क की। ऑडिट रिस्क की हमारे पास, लेट मी रिवाइज यू कि ऑडिट रिस्क की हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड एक थी हमारे पास डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क अभी हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब इट इज़ अ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। ऑडिट से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटेड थी। Next is material misstatement can be due to any fraud or error occurring during the year, कि किसी भी फ्रॉड या एरर की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और वो ये रिस्क है हमारा ऑडिट रिस्क। ऑब्वियसली ऑडिट रिस्क ये अगर हमारे पास मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी तो वो रिस्क में ही शामिल होता है हमारा। अच्छा, अब दूसरी बात एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने पढ़ा है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क किसकी वजह से था, जस्ट रिकॉल दिस इन योर माइंड कि डिटेक्शन रिस्क किसकी वजह से था, ऑडिटर की वजह से था। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से है, मैनेजमेंट की वजह से है। तो ये चीज़ें आपने, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज मिसस्टेट। व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट शुड बी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि क्या होना चाहिए उसकी जगह और क्या है, उसमें जितना डिफरेंस होगा वही हमारी मिस स्टेटमेंट होगी। तो अगर वो मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है
then it will be included in risk of material misstatements. अब material misstatements की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है. नंबर 1 is inherent risk, number 2 is control risk. Again I am recalling you that risk of material misstatement management की वजह से होता है. अब इसमें हमारे पास आ जाता है inherent risk. A susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balances, transaction, or disclosure of misstatements that could be material before consideration of any related controls. अब इनहेरेंट रिस्क पहले तो आपको नाम से ही पता चल गया है कि ये इनहेरिट होके आ रहा है, ठीक है. ये अभी इस साल का रिस्क नहीं है, ये कब से चला आ रहा है और वो रिस्क हमें हर साल फेस करना पड़ता है, तो उसको हम इनहेरेंट रिस्क. अब ऑब्वियसली ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए ये डिटेक्शन रिस्क में इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है. तो इनहेरेंट रिस्क में ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, कि कोई भी ऐसी असर्शन किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में वो असर्शन हो सकती है, किसी अकाउंट बैलेंस के हवाले से हो सकती है, किसी ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में हो सकती है, जो कि मटेरियल है, ठीक है, और वो कंट्रोल्स से पहले की है. इन सिंपल वर्ड्स हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ऐसा खतरा किसी भी असर्शन का किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी भी अकाउंट बैलेंसेस के बारे में जो कि इनहेरिट होके आया है, जो पहले भी मौजूद था और वो अभी भी मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम इनहेरेंट रिस्क का नाम देंगे. नेक्स्ट इज कंट्रोल रिस्क. इट इज अब नाम से डिफाइन हो रहा है कंट्रोल रिस्क. It is a risk that a misstatement that could occur and that could be material will not be prevented or detected and corrected on a timely basis. कि एक कोई ऐसी हमारे पास ऐसा रिस्क है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो मटेरियल भी है, बट उसको प्रिवेंट नहीं किया जा रहा, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा, उसको करेक्ट नहीं कर सकते टाइमली बेसिस पे. कौन नहीं कर सकता? बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से हम उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम मींस मैनेजमेंट उसको प्रिवेंट नहीं कर सकी, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकी, उसको करेक्ट नहीं कर सकी ऑन अ टाइमली बेसिस. सो दिस विल बी नोन एज कंट्रोल रिस्क. सो अब हमने जो इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बेसिकली हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा है. एक दफ़ा हम उसको रिवाइज करते हैं जो जो अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑडिट रिस्क हमारे पास ये है कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मटीरियली मिस स्टेटेड हैं और हम उसके ऊपर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें, उसकी ओपिनियन उसको ठीक ना दें, तो वो ऑडिट रिस्क कहलाएगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि ऑडिट रिस्क की टाइप्स कितनी होती हैं. तो ऑडिट रिस्क की हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं. नंबर 1 इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नंबर 2 इज डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क इज ऑलवेज ड्यू टू ऑडिटर की मिस्टेक की वजह से, मे बी वो सैम्पलिंग भी हो सकती है, वो नॉन सैम्पलिंग भी हो सकती है, उसकी वजह से जो रिस्क आता है. फिर हमने पढ़ा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये मैनेजमेंट की वजह से होती है. इसके अंदर वो रिस्क हमारे पास इनहेरिट होके भी आया हुआ सकता है, यानी कि इनहेरेंट रिस्क भी हो सकता है, और वो कंट्रोल रिस्क भी हो सकता है कि हमने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए या फिर करेक्ट नहीं कर पाए. सो दिस इज नॉन एज कंट्रोल रिस्क. So here we have an example from 2021 exam of September-December. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये उस पेपर में हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया था. सो आई वॉन्ट टू सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज सो दैट कि बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पढ़ने में और प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. सो अभी हम आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट मी रीड द क्वेश्चन, और आप लोग भी अगर यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लें तो बेटर है. सो द सिनेरियो रिलेट्स टू 5 रिक्वायरमेंट्स. इट इज़ 1st July 2005. You are an audit supervisor with Apricot and Company and have been assigned to the audit of Peach Company, soft drinks manufacturer. अच्छा, अब बेसिकली जो ऑडिट की हमारी टीम है वो है Apricot and Company, और जो हमारा क्लाइंट है वो पीच कंपनी है. ठीक है,
अब ये पूरा सिनेरियो एक दिया हुआ है एंड लास्ट में अगर हम देखें तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क, एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग टू द ऑडिट ऑफ पीच कंपनी। रिक्वायरमेंट आपसे रिक्वायर्ड उन्होंने ये किया हुआ है कि आप पीच कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। ये सिनेरियो आप पढ़ें, ये सब पीच कंपनी का सिनेरियो दिया गया है जो अब मेंशन सिनेरियो है, उसमें से आप निकालें खुद ऑडिट रिस्क और फिर आप उसके ऊपर अप्रोप्रिएट अपना रिस्पॉन्स दीजिए। तो हम इसको साथ के साथ सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है अ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ डायरेक्ट चेंज ओवर इन मार्च 2005। एक डायरेक्ट चेंज ओवर हुआ है, एक टोटली नया अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। It had been successfully tested prior to its implementation and management had such confidence in the new system. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होने से पहले मैनेजमेंट ने उसको फुल ऑन सक्सेसफुली टेस्ट किया है और उनको उसके अंदर कोई एरर, कोई मिस्टेक नज़र नहीं आया और वो इतने कॉन्फिडेंस हो गए, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं वो न्यू सिस्टम पे कि दैट दे डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू अंडरटेक फर्दर टेस्टिंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको ये ज़रूरी नहीं लगा कि वो दोबारा उसको चेक कर सकें। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पैराग्राफ एंड टेल मी और राइट इन द कमेंट्स कि आपको इसमें से कौन सा जो कोई इसमें आपको ऑडिट रिस्क नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है तो कौन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये है कि इसमें हमें ऑडिट रिस्क ये नज़र आ रहा है कि देखिए इम्प्लीमेंट होने से पहले तो उन्होंने टेस्ट किया था सिस्टम, बट बाद में टेस्ट नहीं किया। बाद में जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो न्यू सिस्टम टेस्ट नहीं किया बिकॉज वो एक नया सिस्टम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसको टेस्ट करें, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए हम देखें कि जो पुराना रिकॉर्ड है क्या वो उसके ऊपर अपडेट हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट तो किया है, तो इसका मतलब है कि डेटा उसके अंदर रिकॉर्ड तो हो रहा होगा, तभी तो वो इतने सेटिस्फाइड हैं। बट उनको उस टाइम ये बात तो नहीं पता चली होगी कि पुराना सिस्टम भी इसके अंदर अपडेट होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज़ द रिस्क। अच्छा, अब नंबर सेकंड पॉइंट इज़ कि अच्छा आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप ये बताएं कि ये रिस्क है कौन सा, बिकॉज हमने ऑडिट रिस्क की दो टाइप्स पढ़ी थी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कंट्रोल एंड इनहेरेंट और वहाँ से डिटेक्शन रिस्क। तो इन तीन में से देख के बताएं कि ये कौन सा रिस्क है। सो दिस इज कंट्रोल रिस्क, ये मैनेजमेंट की तरफ से आया है और ये इनहेरिट होके बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा कहीं पर कहीं मेंशन नहीं है कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है या पिछले साल से ऐसा होता आ रहा है, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल रिस्क का नाम देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम रिकमेंडेशंस उनको इस तरह से देंगे कि ऑडिटर को चाहिए कि वो दोबारा से उसको चेक करे कि लाइक पुराना जो पिछला सिस्टम है, जो पिछला रिकॉर्ड है, जो डेटा है वो इसके ऊपर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, which is Peach Company has been developing a new production process which will help to reduce sugar in its drinks by 50%. Development commenced on 1st November 2004 and the total amount capitalized was $0.8 million. On 1st May 2005, the Food Safety Authority approved the process and production of a new reduced sugar soft drinks commenced. Okay, so the question is, बेसिकली सिनेरियो हमारे पास ये है कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है एक नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उस वो जो रिसर्च का जितनी भी कॉस्ट है वो पूरी की पूरी कॉस्ट हमने कैपिटलाइज कर लिया, ठीक हो गया। सो द आंसर जो है, जो हमारे पास मेंशन्ड आंसर है, उसमें जो मेन रिस्क इसमें लिखा गया है वो ये है कि देखिए अकॉर्डिंग टू IAS 38 जो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंट को हम बिल्कुल कैपिटलाइज कर सकते हैं बट रिसर्च एक्सपेंडिचर को हमने एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने उसको एज एन एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया बल्कि कैपिटलाइज ट्रीट किया। कैपिटलाइज ट्रीट कर, अच्छा अब वंस अगेन सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि कौन सा रिस्क है ये, इट इज़ अ कंट्रोल रिस्क, ठीक है। अब कंट्रोल रिस्क है ये, इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है,
ठीक है। यहाँ से एक्सपेंसेस जो है वो हमारे, क्योंकि एक्सपेंस की वैल्यू है वो एक्सपेंस में आनी चाहिए, वो ऐड हो नहीं रही, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास रिस्क है, मिस स्टेटमेंट का रिस्क है ये, कि जो जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली मिस स्टेट हो सकती है। सो दिस इज़ द रिस्क। हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने ये भी बता दिया है कि ये कौन सा रिस्क है, तो अब इसकी अब हम रिकमेंडेशंस बताएंगे। कैपिटलाइज एक्सपेंस का एक डिटेल रिव्यू होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जो जो चीज़ें कैपिटलाइज हुई हुई हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, सॉरी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर हम करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज पीच कंपनी हैज़ इन्वेंट्रीज ऑफ हाई शुगर ड्रिंक्स कॉस्ट of $227,000 which it can no longer sell in the home market due to the lack of demand. अब वो जो इसकी जो ड्रिंक्स हैं जिनकी कॉस्ट $227,000 है वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। डायरेक्टर बिलीव पीच कंपनी कैन सेल द रिमेनिंग इन्वेंट्रीज टू एन इंटरनेशनल कस्टमर एट अ प्राइस दैट मार्जिनली एक्सीड्स कॉस्ट। एक मतलब जो कॉस्ट भी वो मुश्किल से पूरा करेगा एक इंटरनेशनल कस्टमर को, अगर हम इसको सेल आउट कर दें तो। बट Peach company will be responsible for all the cost relating to the delivery and shipping of the drinks. ठीक है, और ऊपर से जो कॉस्ट उसको इनकर होगी अपनी जो ड्रिंक्स है उसको शिपमेंट की और डिलीवरी की, वो भी कंपनी ही यानी कि पीच कंपनी ही उसको बियर करेगी। सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिस्क। ओके, सो अब जो हमारे पास उनकी जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो टोटल $227,000 है, जबकि वो कह रहा है कि वैसे तो इस मार्केट लोकल मार्केट में तो उसकी कोई जगह ही नहीं है, इंटरनेशनल कस्टमर्स को अगर बेच दी तो वो भी आप बहुत मुश्किल से उसको, उसका जो कॉस्ट है वो आप उसको एक्सीड कर पाएंगे। तो अब इसमें ऑडिट रिस्क हमारे सबसे पहली रिस्क हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क। तो रिस्क इसमें ये है कि हो सकता है कि जो इन्वेंट्रीज की जो NRV है वो कॉस्ट से ज़्यादा लिखी हुई हो, वो तो वहाँ पर तो उसकी ये 227,000 लिखी हुई होगी, जबकि असल में उसकी जो वैल्यू है वो इतनी तो नहीं है। तो इससे क्या है कि इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज होती है हमें नज़र आ रही है। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस स्टेट कर सकती है। ठीक हो गया। तो अब हम जो हम उसको रिकमेंडेशन या फिर ऑडिटर जो काम करेगा वो ये करेगा कि ऑडिटर डायरेक्टर से इसका पूरा शेड्यूल मांगे और उसको चेक करे कि किस तरह ये इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई है और ऑन विच बेसिस उन्होंने उसकी प्राइस लगाई है और उनको ऑन विच बेसिस दे हैव डिसाइडेड दैट इंटरनेशनल कस्टमर विल बाय इट। Now coming to the next paragraph, which is Peach company replaced 2 items of machinery in its production line to accommodate a change in the type of bottles. कि पीच कंपनी ने 2 आइटम्स मशीनरी के वो रिप्लेस कर दिए अपनी प्रोडक्शन लाइन में से। There were significant staff costs involved in preparing the site for the new machine and in testing that the new machinery was operating correctly. टेस्टिंग में और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में बहुत पैसे लग चुके हैं। These costs have been included within the wages and salaries expense to the period. ये सारा जो एक्सपेंस है ये एम्प्लॉयज़ की वेजेस और सैलरीज में डाल दिया गया। Despite the old machinery being sold at a significant loss during the year, the directors of each company decided कि बिकॉज पिछली जो मशीनरी जब सोल्ड हुई है तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर्स वगैरह ने ये डिसाइड किया कि उसकी यूज़फुल लाइफ को वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बाय एन एवरेज ऑफ 5 years। तो बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो। अब हमने इसमें से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कौन सा रिस्क है और फिर ऑडिटर क्या कर सकता है। सो अगर हम इस पैराग्राफ को गौर से देखें तो इस पैराग्राफ में हमारे पास 2 रिस्क बताए गए हैं। सबसे पहले हम पहला रिस्क देखते हैं। पहला रिस्क हमारे पास ये है कि जितना भी अमाउंट है वो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने वेजेस एंड सैलरीज के एक्सपेंस में डाल दिया है, जबकि अकॉर्डिंग टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें ये बताता है वो स्टैंडर्ड कि किसी भी एसेट को रनिंग पोजीशन तक लाने तक जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो सब कैपिटलाइज होती है, जबकि जो सैलरीज और वेजेस हैं ये इट्स एक्सपेंस है। तो बेसिकली हमने जो चीज़ कैपिटलाइज होनी चाहिए उसको हमने एक्सपेंस्ड आउट कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या खतरा हो सकता है, इससे कौन सा ऑडिट रिस्क पैदा हो सकता है, इसमें बेसिकली मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हमारे पास है जिसके अंदर कंट्रोल रिस्क आ जाएगा। इसकी रिकमेंडेशन हमारे पास ये हो सकती है कि जो ऑडिटर है वो पूरा शेड्यूल मांगे इसका।
ठीक है, और उनसे डिस्कस करें कि आपने किस बेसिस पर उसको कैपिटलाइज किया है, और अगर इनकेस उन्होंने गलत किया है तो उनको सजेस्ट करें कि आप अकॉर्डिंग टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये था कि एड्रेस हमारे पास ये था कि डिस्पाइट द ओल्ड मशीनरी बीइंग सोल्ड एट अ सिग्निफिकेंट लॉस, कि एक ओल्ड मशीनरी सिग्निफिकेंट लॉस पे हो चुकी है सेल, डायरेक्टर ने ड्यूरिंग द ईयर कह दिया है कि यूजफुल लाइफ को आप इंक्रीज कीजिए। अकॉर्डिंग टू IAS 16 हमारे पास ये है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी एसेट को जब हम रीवैल्यू करते हैं तो हम एक तो उसको एनुअली कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास उसकी कोई वजूहात होनी चाहिए, रीजंस होनी चाहिए, मे बी उसका जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है या फिर उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, कोई रीज़न होना चाहिए। सो इसके लिए हम ये भी हमारे पास कंट्रोल रिस्क में आ जाएगा क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से है। और दूसरी बात ये है कि हम इस पे भी हम गौर करेंगे कि ऑडिटर पूछेगा और शेड्यूल लेगा कि ऑन विच बेसिस they have decided to extend the useful lives, ठीक है, किन बेसिस पे उसने यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड किया है, क्यों किया है, उससे पूरा रीजन डिस्कस करेंगे। So these were the risks that I wanted to identify you in front of you guys. So I hope this video will be very useful for you, and in the end I would like to request you again that please subscribe and like this channel and share it with your friends. Thank you.